Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of Constitution of India called Preamble. So आज हमारे भारत के संविधान के जो preamble है उसके बारे में आज हम देखेंगे. So let's start today's topic. So पहले देखते हैं हमारे preamble में क्या लिखा है. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact, keep to ourselves this constitution. So ये जो preamble है टोटल आपको याद रखना होगा. मतलब क्या है, हम भारत के नागरिक ने हमारे संविधान में सोवरेन, सार्वभौमिकता, सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, सेकुलर प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे प्रिंसिपल हमारे सिटीजन्स को दिए हैं. जस्टिस दिया है किन किन क्षेत्रों में, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्षेत्रों में. लिबर्टी किस क्षेत्रों में, चिंता करने की, बोलने की, वर्शिप करने की, विश्वास करने की. इक्वलिटी है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सब कुछ में. ओके, फैटर्निटी है, डिग्निटी इंडिविजुअल के और यूनिटी इंटीग्रिटी में. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हुआ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, ये हमने अडॉप्ट इनअप और हमारे देश के नागरिक को दिया. ओके, सो ये आपको याद रखना है लाइन टू लाइन, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो देखते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूट प्रियम्बल के बारे में. ओके, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रीफेस है. ओके, जिससे कि हम बुक के पहले पेज में जो हम देखते हैं वो है प्रियम्बल. ओके, सो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें बताई गई उसको समरी करके यहाँ पर बताया गया. ओके, so in a Palki Villa, an eminent jurist, a constitution expert, called the preamble as the identity card of the constitution. उन्होंने हमारे constitution को constitution के जो preamble है उसको कहा क्या, identity card of the constitution. ये जो हमारा constitution है ये identity card है. Okay, the preamble to the Indian constitution is based on the objective resolution. ये जो preamble है ये किस पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था एंड ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पंडित नेहरू, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये ड्राफ्ट किया था, मूव भी किया था. कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये एडॉप्ट हुआ था. ओके, और ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये अमेंड किया गया था कब, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान. यहाँ पर 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं, वो था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. मतलब इन 3 वर्ड्स को छोड़कर पूरा जो प्रियम्बल था वो पहले मतलब एक ही था 1949 को, 26 नवंबर को ये एक था, लेकिन ये 3 वर्ड्स जो है 1976 में ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल. ओके, सो प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट्स है, उपादान कह सकते हैं. तो क्या क्या है, फर्स्ट है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी. इसका सोर्स क्या है प्रियम्बल का, तो द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पर बताया गया है कि जी इंडिया का जो सोर्स है पावर का वो है पीपल ऑफ द इंडिया. मतलब हम नागरिक जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकर्ता है, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है वो है पीपल ऑफ द इंडिया. ओके, नेचर क्या होगा हमारे इंडियन स्टेट का, वो होगा सोवरिन, सार्वभौम होगा, वो किसी भी कोई भी फॉरेन पावर उसे कंट्रोल नहीं कर सकती. सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट कुछ प्रिंसिपल्स मानकर चलेगी. सेकुलर, वो धर्मनिरपेक्ष होगी. और डेमोक्रेटिक होगी, गणतांत्रिक उपाय से यहाँ पर इलेक्शन होंगी. और रिपब्लिक, यहाँ पर कोई राजा जैसा या वंशानुक्रमिक कोई चीजें नहीं होगी. नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पर जस्टिस की, न्याय की, लिबर्टी, समता की, इक्वलिटी की बात की गई है और फ्रेटर्निटी, भाईचारा की बात की गई है. और ये कब एडॉप्टेड हुआ है, 1949 को 26 नवंबर पर ये एडॉप्टेड हुआ है. ओके,
सोवरेन का मतलब क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। सो पहला वर्ड है सोवरेन, मतलब ये कोई डिपेंडेंट या डोमिनियन स्टेटस नहीं है इंडिया। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। भारत ब्रिटिश चले जाने के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर उभर कर आया। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है और किसी की डोमिनियन स्टेटस भी नहीं है। ओके, so there is no authority above it's and it is a free to conduct its own affairs। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नली हम अपने काम करने के लिए, देश का सिद्धांत लेने के लिए हम क्या है, एक फ्री विल है। ओके, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम जो कुछ चाहे इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम हमारे हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना सकते। ओके, True, in 1949, India declared the constitution of her full membership of the Commonwealth nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect the Indian sovereignty in any manner. 1949 में इंडिया ने बताया कि वो एक कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर होंगे और जहां पर ब्रिटिश होगा इसका हेड। ये सिर्फ एक मेंबरशिप है, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का सोवरेनिटी का जो पावर था, जो सार्वभौम था, वो पावर चली गई है, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब वहां पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर वो अपने पास रखती है। वो अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन बनाएंगी वो सिर्फ इंडिया का आपसी मामला है। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है सोशलिस्ट, ये जो हमने बताया पहले ही 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये कहाँ से आया जो कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया है। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थे, गांधीयन प्रिंसिपल्स वहां पर थे और हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे। सो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ये कम्युनिटेरियन या चाइना या रशिया की तरह सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पर ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया यही, दैट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पर कोई पॉवर्टी नहीं रहेगा, कोई किसी को इग्नोर नहीं करेगा, डिजीज एंड इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था अपॉर्चुनिटी का, वो यहाँ पर नहीं रहेगा, सोशलिस्ट स्टेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। वो भी हमने 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड किया है। सेकुलरिज्म मतलब देश हमारा किसी भी धर्म के पक्ष नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि देश किसी की कोई धर्म ही नहीं रहेगा। ओके, however, as the Supreme Court said in 1974, although the word secular were not explicitly maintained in the Constitution, there can be no doubt that the Constitution makers wanted to establish such a state accordingly to Article 25 to 28, guaranteeing the fundamental right of freedom of religion have been included in the Constitution. So ये क्या है, हमारे Constitution में 25 आर्टिकल से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हमारे पास सेकुलर राइट्स थी। हमारे पास धर्म का अधिकार है, हम अपने हिसाब से धर्म चूज कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते, वो हमारा राइट है। ओके, सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में प्रीएम्बल में बाद में ऐड किया गया। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म, ये कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी भी धर्म को हम नहीं रखेंगे। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे है, हम किसी भी धर्म को किसी भी रेस्पेक्ट से नहीं एक समान देखेंगे। सबके पास राइट है कि वो अपने हिसाब से धर्म को चूज करे, उसके हिसाब से वो अप्लाई करे धर्म का। ओके, सेम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्टेट, उसके पास सेम स्टेटस एंड सपोर्ट है कि वो अपने हिसाब से धर्म को चूज करे। स्टेट के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि स्टेट अपने पैसा, जो स्टेट का फंड है, वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं खर्च कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेटिक। जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। यहाँ पर सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल, यहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम सब है पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब हम सोवरेन पावर से, ओके, हम कोई ऐसा वैसा पावर नहीं है, हमारे पास पॉपुलर सोवरेनिटी है, मतलब लोकतांत्रिक समाज है हमारा। सो इसके हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लिया गया।
गया। यहाँ पर बताया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। सो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो किसके पास मतलब कहाँ से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेजिस्लेटिव एक्शंस के, और लेजिस्लेटिव कहाँ से होता है, पीपल से। हम लोगों ने पावर दिया है, इसीलिए नेता मंत्री के पास पावर है। ओके, सो उस हिसाब से वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल के बाद हम वोट कर सकते हैं। पीरियडिक इलेक्शन, 5 इयर्स बाद हमें इलेक्शन होता है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, रूल अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ओके, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ओके, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर्टेन ग्राउंड्स पे। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स है। Okay, the term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social, political and economic democracy. यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वोटिंग राइट है ऐसा ही नहीं, पॉलिटिकली हमारे समाज में भी, हमारे समाज में भी एक समता है। सो उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सारे लोगों को पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये भी एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। जो हमारे जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो 3 डेमोक्रेसी को होता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा समाज जहां पर इलेक्टेड होंगे, प्रेसिडेंट जो है हम हमसे इलेक्टेड होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो फिक्स पीरियड के लिए पब्लिक द्वारा पब्लिक के एक कमिटी द्वारा, मतलब पब्लिक एक कमिटी को बना लोगों को इलेक्ट करती है, वो लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। सो प्रेसिडेंट इलेक्टेड ही हुए ना। सो ये ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा या प्रधान का बेटा प्रधान बनेगा, ऐसा नहीं है। सो ये इलेक्टेड है, उससे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक मतलब जहां पर इलेक्शन के थ्रू हमारे देश के प्रधान निर्वाचित होते हैं। सो रिपब्लिक मतलब 2 चीज होते हैं, जहां पर वन मतलब फर्स्ट पॉइंट पे बताते हैं, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। पर सिंगल इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है। आप पॉलिटिकली सोवरेन हो, लेकिन आपके पास इंडिविजुअली कोई राइट नहीं है। सेकेंड है एनी स्पेशल, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, आपके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, आपके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं कर सकता है। ओके, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी के पास किसी को भी आप क्या नहीं कर सकते, मतलब प्रिविलेज नहीं ज्यादा दे सकते, सबके पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, ये था रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, मतलब सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आप सबको एक समान न्याय देना होगा, किसी को आप मतलब वंचित नहीं कर सकते। ओके, जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों जगह पर ही बताया गया है। सो सोशल जस्टिस में क्या बताया गया है कि equal treatment for all citizens without any discrimination based on caste, color, race, religion, sex, as on. Okay, so आप धर्म, जाति, लिंग, किसी भी क्षेत्र पे आप किसी को भी वो चीज होने के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबको इक्वली ट्रीटमेंट देना होगा। इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of the backward caste, जो backward caste है SC women, so उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कोई स्पेशल प्रिविलेज तो आप ज्यादातर नहीं देंगे किसी सेक्शंस को, लेकिन जो पीछे है उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेट, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, पीपल को उसके इकोनॉमिक बेसिस के लिए, मतलब किसी का इनकम ज्यादा है तो आप उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या किसी को कम है तो इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेसरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आप उसे मतलब किसी के पास नहीं है तो आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी जगह पे जाने के लिए। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो किसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस टोटली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, political justice क्या है, political justice implies that all citizens should have the equal political right, equal access to all politics
पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यही है, और सब जो सिटीजन्स है हमारे पास, उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होंगी, इक्वल एक्सेस होंगी टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस। मतलब पॉलिटिकली आप किसी भी पॉलिटिकली आप पॉलिटिक्स में खड़े हो सकते हैं, आपके पास इक्वल राइट है। गवर्नमेंट के बारे में आप बता सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में बता सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। पॉलिटिकली आप फ्री है, किसी को भी वोट डाल सकते हैं, वोट में खुद खड़े हो सकते हैं, सरकार ने कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ भी आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब दो चीज होते हैं, देखते हैं। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब आप किसी को किसी चीज में रोक रहे हैं, मतलब रिस्ट्रेंट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आप किसी को रोक टोक नहीं कर सकते। एंड द सेम टाइम आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आप इंडिविजुअल के जो पर्सनैलिटीज है उसे डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। यहाँ पर आपके सिटीजन्स को क्या राइट देता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ओरशिप through their fundamental rights enforceable in the court of law in case of violence। तो प्रियम्बल में क्या बताया है? लिबर्टी ऑफ थॉट, आपके पास जो चिंता करने की, एक्सप्रेशन देने की, बताने की, सोचने की, मानने की, ये आपके पास राइट है। आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं विद इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्वलिटी। मतलब क्या है इक्वलिटी में? किसी को आप स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे सकते। एक सोसाइटी है, एक समाज में एक श्रेणी है जिसे को आप ज्यादा स्पेशल प्रिविलेज ऐसा नहीं दे सकते। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा, समान अपॉर्चुनिटी, सबको पर्याप्त परिमाण अपॉर्चुनिटी देना होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। प्रियम्बल में सिक्योर किया गया है दैट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे नागरिक, उनके पास इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगा। ओके, दिस प्रोविजंस एम्ब्रेसेस द थ्री डायमेंशन ऑफ इक्विटी। उन्होंने थ्री इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पाया है। सिविक मतलब जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम राइट्स मिलते हैं वो, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एंड इकोनॉमिक, ये थ्री इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है फैटर्निटी। मतलब भाईचारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो मतलब ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट दिस फीलिंग ऑफ फैटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आपके पास एक सिंगल सिटीजनशिप होगा, आप एक ही, आप जानते हैं हम भारत के नागरिक हैं। ओके, हमारे पास ऐसा नहीं कि मैं गुजरात से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, ऐसा नहीं। हम सिर्फ सब भारत के नागरिक हैं। हम हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक है हमारा नेशनलिटी, एक है, हम इंडियन है। ओके, ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया गया है दैट 51A में बताया गया दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसलेटिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। मतलब सबके पास हम सब एक है, हार्मोनी ऑफ स्पिरिट, एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट बताया गया है। आपका धर्म जो भी हो, आपका लैंग्वेज जो भी हो, रीजन जैसा भी हो, आप सब में डाइवर्सिटीज में एकता, ये जो हमारा डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये कॉन्सेप्ट है फेटर्निटी का। ओके, यहाँ पर दो चीज बताई गई है, देखते हैं। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फेटर्निटी हैज टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो डिग्निटी है इंडिविजुअल का वो, और यूनिटी इंटीग्रिटी, देश का एक यूनिटी इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो हमने बताया था 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 वहां पर ऐड की गई है। ओके, अब देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। कुछ बातें होती हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ओके, सो बेरुवाड़ी केस ने 1960 में जो केस आया था वहां पर बताया गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में जब आया, उसने क्या किया, बेरुवाड़ी केस को एक नल घोषित कर दिया और बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पार्ट है। LIC ऑफ इंडिया केस जो 1995 में आया था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था केशवानंद भारती के केस को नजर रखते हुए और उसको एक सक्सेसफुल केस मानते हुए बताया कि ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने जाना है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है।
ओके, सो अब हमारे जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था? यूएसए, क्योंकि यूएसए में भी ऐसे ही प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है। ओके, सेम। कुछ नोट्स देख लेते हैं कि प्रियम्बल जस्टिसेबल है या नहीं इसके बारे में। So preamble is neither source of power to legislate nor a prohibition upon the powers of legislatures. Okay, ये जो preamble है हमारे देश का, वो कोई पावर, सोर्स ऑफ पावर नहीं है कि जो प्रियम्बल हमारे देश का है वो कोई जिससे कि हम पावर लेते हैं कि हमारा क्षमता, प्रियम्बल में ये बताया गया है कि ये नहीं है। ओके, या कोई पावर प्रूफ नहीं है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम दिखाकर कह सकते हैं कि ये देखिए फंडामेंटल राइट्स में बताया गया, आप नहीं नल नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा नहीं है, और ये इट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब इसको आप, ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट पर, आप नहीं बता सकते कि ये हुआ है मेरे साथ तो आप कोर्ट में इसको जेल में भेजिए। सो ऐसा नहीं है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के दौरान क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? सो ये कॉन्सेप्ट 1973 में पेशवानंद भारती केस ने बताया था कि preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic features. preamble संशोधन किया जा सकता है, जो किया है 1976 में। ओके, जहां पर हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को। उन्होंने केशवानंद भारती केस में बताया कि आप प्रियम्बल को अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको प्रियम्बल को अमेंडमेंट करना होगा। मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स है, हमारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, उसको आप 368 आर्टिकल के दौरान अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे बेसिक फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 368 के दौरान हम उसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रियम्बल है वो हम अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम हटा नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम प्रियम्बल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। So that's the whole lecture on preamble. So preamble was completed. Thank you.